तो पाकिस्तान में हर मरतबा जब इलेक्शन होते हैं तो धांधली का एक कॉन्सेप्ट क्यों आता है इसमें? अगर बेनज़ीर भुट्टो कत्ल ना होती तो बेनज़ीर भुट्टो की पार्टी ने पाकिस्तान के इलेक्शन में 55 से ज़्यादा सीटें हासिल नहीं कर सकती थी। जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने मार्च 77 के इलेक्शन में मुदाखलत की थी। मैं गवाह हूँ। पीपल पार्टी का कोई बड़े से बड़ा जो भी है तुर्क बुखान इसके बारे में बात नहीं कर सकता। हमारे पास पूरा सबूत मौजूद है। 2013 के इलेक्शन के बारे में उनका किसी न किसी तक मामला इस हद तक दुरुस्त है। हटाया नहीं गया, बद इंतजामी थी, ठीक है, मिसमैनेजमेंट, ठीक है, कोई कंस्पिरेसी नहीं थी। सही है। तो जो हमने आईटी के जो स्पेशलिस्ट जो खर्च करके हमने इनको ट्रेन करके रिटर्निंग ऑफिसरों को भेजे थे वो सब के सब चले गए। सही है, ठीक है। और फिर जिस वक्त हमने नई टीम जो थे नेक्स्ट जो थी वो हमने आगे भेजी तो उन्होंने पूरा सिस्टम बैठा दिया। ठीक है। तो 40 करोड़ रुपया हमारा डूब गया। 8 फरवरी को इलेक्शन होना है और 6 फरवरी को तमाम अखबारात के इश्तिहार में हो गया कि मैं प्राइम मिनिस्टर बन गया। ये कैसे प्राइम मिनिस्टर बन गए भाई? अगर आपकी जगह पर इंडिया का चीफ इलेक्शन कमीशन होता तो आपने इसको यहीं से डिस्क्वालीफाई कर देना था। उन्होंने कहा अगर ये सिस्टम बैठ जाए तो इसका अल्टरनेटिव क्या है? सही है। तो ना जी कोई अल्टरनेटिव नहीं। बस ठीक है, थैंक यू। मुझे इलेक्शन कमीशन ने बताया कि बहुत बड़ी अचानक एक आवाज़ आई, बंद कर दो। अच्छा, वो बंद हो गया। आरटीएस के बारे में? आरटीएस। अच्छा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने डायरेक्टर जनरल एफआई खत लिखा। अच्छा। जस्टिस रजा ने इस आवाज़ की बाकायदा इंक्वायरी करी, आवाज़ किधर से आई है। अच्छा अच्छा, फॉर्म 47 की क्या कहानी है? 45 जो होता है वो प्रेजाइडिंग ऑफिसर बनाते हैं हर अपने पोलिंग स्टेशन। सही है, एक, ठीक है। और 47 बनता है कि उस कॉन्स्टिट्यूंसी में अगर 272 पोलिंग स्टेशन है तो 272 का जो होगा तो वो बनता है फॉर्म 47। सही है। तो आपके ख्याल में ये जो फॉर्म 47 की बाकायदगियाँ हुई हैं ये इनके ज़िम्मेदार जस्टिस काजी फाइज़ ईसा हैं? हालात इस तरह से जा रहे हैं कि पाकिस्तान के तमाम इदारों को जो बैड मैनेजमेंट, बैड गवर्नेंस इस तरह से हो रहा है कि हर इदारे में करप्शन की जो है वो पूरी आलूदगी, हर इदारे में करप्शन है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं वी न्यूज़ का ख़ुसूसी शो सहाफ़त और सियासत। और आज हमारे साथ मेहमान हैं जनाब कंवर दिलशाद साहब, जो कि साबिक़ सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन हैं। इन्होंने इस मुल्क की तारीख़ के बहुत आम वाक़यात अपनी आँखों से देखे हैं, बहुत से वाक़यात के ये चश्मदीद गवाह हैं और इनके अपने नज़रियात हैं पाकिस्तान की सियासत के बारे में। तो हमने इनसे दरख्वास्त की थी कि थोड़ा सा वक्त हमारे लिए निकालें। इनकी बहुत मेहरबानी, नवाजिश के इन्होंने आज हमारे लिए थोड़ा सा वक्त निकाला है और हमारे स्टूडियो तशरीफ़ लाए हैं। तो इनसे हम आज कुछ बातचीत करते हैं। कंवर दिलशाद साहब, पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आप तशरीफ़ लाए। तो ये बताइए कि पाकिस्तान में अभी कुछ इलेक्शन चल रहे हैं, कश्मीर के चल रहे हैं, इससे पहले जीबी में चल रहे हैं, उससे पहले कौमी इलेक्शन हुए, अभी 2 साल हो गए। तो पाकिस्तान में हर मरतबा जब इलेक्शन होते हैं तो धांधली का एक कॉन्सेप्ट क्यों आता है इसमें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ठीक है, ज़ाहिर है कि सवाल आपका बड़ा हालात के मुताबिक टेक्निकल तौर पर देखा जाए तो बड़ा इम्पोर्टेंट सवाल कर रहे हैं आप। हमारे पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल हिस्ट्री जो मैंने गौर किया है, इनके अंदर एक वो है कि ये इलेक्शन हो, कोई मामला हो, वो अगर अपनी पार्टी कामयाब नहीं हुई वो कभी तस्लीम नहीं करेंगे। अपनी जो कमज़ोरियाँ हैं उसके बारे में ये कभी महसूस नहीं करेंगे जना हमारी कमज़ोर हिकमत अमली के तहत ये हमारा मंशूर के अंदर इतना इम्प्रेसिव नहीं था जिसकी वजह हम वोट हासिल नहीं कर सके, तो वो अपनी शिकस्त तस्लीम नहीं करेंगे। वो उसमें कोई ना कोई बहाना यही करेंगे कि जनाब इलेक्शन कमीशन ने गड़बड़ करवा दी। और अब इनके पास बड़ा खूबसूरत एक बयानिया आ गया है 2013 के इलेक्शन के बाद। वो ये कि यह 2008 के इलेक्शन तो खैर ठीक ठाक हो गया था, उसमें तो किसी ने एतराज़ नहीं किया। हालांकि परवेज़ मुशर्रफ साहब थे प्रेसिडेंट पाकिस्तान, लेकिन उन्होंने इसके बारे में किसी सियासी पार्टी ने उसके ऊपर उंगली नहीं उठाई, वो तस्लीम किया उसको। मैं उसको उस ज़माने का फेडरल सेक्रेटरी था। तो आप यकीन जाने जो 2008 के इलेक्शन हुए उस पर अक़वाम मुत्तहदा के सेक्रेटरी जनरल और कॉमनवेल्थ के सेक्रेटरी जनरल ने हमें ख़ातूत लिखे, मेरे पास मौजूद हैं, जिसमें उन्होंने ये कहा कि पाकिस्तान की हिस्ट्री में ये फर्स्ट वर्ल्ड डेमोक्रेसी के इलेक्शन थे। लेकिन उस वक्त भी चौधरी बरदरान ने कहा था कि हाँ जी, उस वक्त भी चौधरी बरदरान ने कहा था कि उनको कई सीटें जानबूझकर नहीं, चौधरी बरदरान की कोई हैसियत नहीं थी। अच्छा,
मैं बताऊँ आपको, ये आपने अपने ज़्यादा गुजरात के हिसाब से रखा होता है इन्होंने, इनकी कोई हैसियत नहीं है। चौधरी बरादरान की कोई हिम्मत, कोई ज़रूरत नहीं थी कि इलेक्शन 2008 के बारे में कोई बात कर दें। मैं इसकी बताता हूँ कि जिस वक्त ये 2008 के इलेक्शन हो रहे थे, तो उससे मेरी हम एक बार मैं बताऊँ तो उस वक्त के जो प्रेसिडेंट हो या प्राइम मिनिस्टर हो, उनके अपने इदारे बड़े मजबूत थे, वो सारे काम ठीक चल रहे थे, किसी को ज़रूरत नहीं थी। ISI, DGI सब जितने आप अपने इदारे काम कर रहे थे। तो हमें ये महसूस हुआ जब ये 2008 का इलेक्शन, बेनज़ीर भुट्टो के कत्ल के बाद ये सारा सियासत मंजर बदल गया। अगर बेनज़ीर भुट्टो कत्ल ना होती तो बेनज़ीर भुट्टो की पार्टी ने पाकिस्तान के इलेक्शन में 55 से ज़्यादा सीटें हासिल नहीं कर सकती थी। दुरुस्त। वो हालात ऐसे पैदा हो गए थे, बिल्कुल ठीक। नहीं हो सकता था। वो तो कुदरती तौर पर ऐसा इत्तेफाक हो गया, इतनी बड़ी अजीम पाकिस्तान की सियासतदान वो एक साजिश का शिकार हो गई, और जिस तरह भी हो गई, डेथ हो गई, शहादत हो गई, जैसे भी कहें। लेकिन मामला ये हुआ कि उसका असर ये पड़ा, उसका फ़ायदा पहुंचा पीपल्स पार्टी को, उनकी अचानक डेथ पर, कत्ल पर, शहादत पर। उसका ज़ाहिर है कोई गड़बड़ नहीं थी। जब हालात सारे पाकिस्तान के, मैं देख रहा था पाकिस्तान के इलेक्शन को, तो सारे पाकिस्तान, तमाम यूरोपीय यूनियन देख रही थी, पूरा अमेरिकन का जो ये सिस्टम है वो भी देख रहा था पाकिस्तान के इलेक्शन को, हमारे साथ राब्ते में थे वो। सही। अच्छा, उसमें ये बात हुई कि मैंने इलेक्शन से 2-3 दिन पहले, प्रेसिडेंट मुशर्रफ को कोई दिलचस्पी नहीं थी, कभी उन्होंने हमें फ़ोन नहीं किया कि क्या हो रहा है, किस तरह हो रहा है। तो 2-3 दिन 2018 के इलेक्शन से 3 दिन पहले तो मैंने कहा कि चलें प्रेसिडेंट साहब को इलेक्शन का हम ब्रीफ कर देते हैं। 2008 में। 2008 का। तो मैंने उनको टेलीफोन किया, मैं कहा मैं आपको इलेक्शन के बारे में ब्रीफ करना चाहता हूँ। कभी मैंने मुलाकात हम नहीं करते, सवाई किसी नेशनल फंक्शन में हो गई थी। तो जब मैं उनको मिलने गया तो प्रेसिडेंट साहब को मैंने कहा, हम बैठे चाय पी रहे थे, कि आपने इलेक्शन के बारे में क्या सोचा है, आप क्या महसूस कर रहे हैं। कह रही ये अच्छी रिपोर्ट आ रही है। अच्छा। मैं कहा मैं बताता हूँ आपके पास क्या क्या रिपोर्ट आ रही है। आप इलेक्शन हार चुके हैं। अच्छा। आपकी पार्टी जो है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग, जो भी कहे, क्यों कहे, जो भी कहे, वो हार चुकी है। सही। कहते कैसे हो गया। तो मैंने उनसे कहा कि आपको सीटें मिलेगी नेशनल असम्बली की में 35 सीटें। जब मैंने 35 सीटों का जिक्र किया तो एकदम वो हवास बाख्ता हो गई। क्या लगा, मुझे तो ये इतला दी गई है तमाम जगह, एजेंसियों से भी, हर जगह से भी, कि ये चौधरी शुजात की तरफ से, परवेज़ राय की तरफ से हमें तो ये बताते हैं कि हम 110 सीटें लेके जाएंगे। मैं कहा जी, उन्होंने हर कॉन्स्टिट्यूंसी में 110 नाज़िम खड़े किए थे, नाज़मीन, वो सब के ज़मानतें ज़ब्त हो जानी हैं, और असल बातें जो हैं आपको मिलेगी 35 सीट। कहते अच्छा, तो पीपल्स पार्टी को कितनी मिल जाएगी। मगर 85 के बाद ये हमारा तजिया जा रहा है, एनालिसिस जा रहा है। और कहते ये नवाज शरीफ की पार्टी, मैं कहा 67 से लेकर 72 तक। बाकी मैं छोड़े MQM को, तो 19 सीटें वो ले जाएगी। फजल रहमान की कोई वैल्यू कोई नहीं है, 10-12 सीटें मिल जाएगी। तो लेकिन इनमें सारी जो मामला जो है, ये पाकिस्तान का सियासी मंजरनामा है। ठीक है। वो एकदम खामोश हो गए। उन्होंने अपने मिलिट्री सेक्रेटरी जनरल शफात को कहा कि दिलशाद साहब जो बात बता रहे हैं नोट करें। उन्होंने सारा नोट किया। नोट करने के बाद वो खामोश हो गए। तो मैंने वहाँ एक बड़ा तारीखी जुमला अदा बयान किया उनको। हम तो हमेशा फेडरल गवर्नमेंट में रहे, या आजकल वैसे हम अपना फ्रीलांसर या इंडिपेंडेंट हैं, अपने गुफ्तगू में हम कभी अगर वगर की बात नहीं करते। सही है, ये मेरी आदत है। ठीक है। अब मैं कभी नाम भी नहीं छुपाता। मैं क्या नाम क्या कर लेंगे, डर किस बात का है आपको। बिल्कुल ठीक है। तो मैंने उनसे कहा कि सर, अब मैं आपको एक मशवरा देना चाहता हूँ। रिजल्ट मैंने बता दिया। ये हमने पूरे पाकिस्तान से हमने एनालिसिस करवाया है, इसलिए कि तमाम नेशनल और इंटरनेशनल NGO है वो मेरे ज़ेर असर है। और मैंने उनको कहा कि पूरे पाकिस्तान का मुझे नक्शा बताएं कि 2008 का क्या होना है। तो ये पूरे पाकिस्तान का उन्होंने मुझे अपनी तरफ से एनालिसिस करके, जो गांव-गांव, शहर-शहर के, उन्होंने मुझे बताया कि ये रिज़ल्ट आना है। तो अब आपने ये करना है कि आपने खामोशी इख्तियार करनी है।
आपने मुदाखलत नहीं करनी। हम्म, जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने मार्च 77 के इलेक्शन में मुदाखलत की थी, मैं गवाह हूँ। पीपल पार्टी का कोई बड़े से बड़ा जो भी है तुर्क बुखान इसके बारे में बात नहीं कर सकता। हमारे पास पूरा सबूत मौजूद है कि उन्होंने मुदाखलत की थी। अच्छा। तो मैं उनकी मुदाखलत भी की। तो आप ये देखें मिस्टर प्रेसिडेंट, वो जान से भी गए और इक़्तिदार से भी गए। सही है, आपने ये देख लेना है। ठीक है, ये बताया आपने मुशर्रफ। हाँ, अच्छा, वो एकदम खामोश हो गया। ठीक है। जिस वक्त मुझे बाद में चाय वाय पीने के बाद जब हम बाहर निकला, मुझे मिलिट्री सेक्रेटरी जनरल शफात ने कहा कि जी कमर साहब, आपने जो खिदमत सर अंजाम दे दी, ये पूरा कौम पर आपने एहसान कर दिया। अच्छा। आपने जनरल मुशर्रफ साहब को रास्ता दिखा दिया कि आपने मुदाखलत नहीं करनी, बिल्कुल ठीक। और ये भी बता दिया कि उसके हालात कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे। ठीक है। यहाँ तो लोग खुशामदी आते हैं, बिल्कुल। सर आपके बूट बड़े अच्छे हैं, आपकी टाई बड़ी अच्छी है, तो ये बातें करके चले जाते हैं। सही है। और ये कब बात नहीं बताएंगे जो आपने बता दी। ठीक है। अब ये लोग कहते हैं बड़ी हमारा जो पहले मैं ऐसा अफसोस होता है, कहते जी जनरल कियानी ने नहीं होने दिया। मैं कहा जनरल कियानी की हैसियत थी। सही है, ठीक है। जनरल कियानी क्या हैसियत थी? मैंने कहा ठीक है। कहती उसने इलेक्शन में धाले नहीं होने दी, उसकी क्या हैसियत थी? मैं कहा हमारे बैठे हुए पूरा पाकिस्तान कंट्रोल मेरे हाथ में था। जस्टिस काजी फारूक साहब थे चीफ इलेक्शन कमिश्नर, इतना अपराइट किस्म का चीफ इलेक्शन कमिश्नर पाकिस्तान में आना ही नहीं कभी आइंदा जिंदगी में। बिल्कुल ठीक है। वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे जिसने मुशर्रफ साहब से एक मुलाकात भी नहीं की। सही है। बार बार फ़ोन करते थे, उन्हें मैं नहीं मिलता। ठीक है। और इसके बाद जो रिटायरमेंट के नीति का, इसके बाद अपने जरदारी साहब बन गए प्रेसिडेंट, तो उनका ये कर्टसी होता है कि प्रेसिडेंट जो है वो मैं आ गया हूँ हाल उठाने के बाद, तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर आईनी इदारों के सरबराह मेरे पास आए कि मैं तो नहीं जाता। ठीक। अच्छा, 2013 के जो इंतखाबात थे उस पर पीटीआई के एतराज़ात थे जी कि हमें हरवाया गया। नहीं, पीटीआई के एतराज़ किस बात के थे? कि जी हमें हरवाया गया और हमें कौन से इलेक्शन में? 2013 में। 2013 के इलेक्शन के बारे में उनका किसी न किसी तक मामला इस हद तक दुरुस्त है, हराया नहीं गया, बद इंतजामी थी। ठीक है। मिसमैनेजमेंट। ठीक है। कोई कंस्पिरेसी नहीं थी। सही है। ये तो बिल्कुल बात सही है। ये तो साबित भी हो गया कि जस्टिस अमीरुल मुल्क मैंगल ने की सरबराही में जो कमीशन बना, ठीक है, तो उन्होंने ये कहा कि बेकायदगी बेज़ाब्तगी हुई है। लेकिन वो मुझे याद पड़ता है कि वो जब इलेक्शन हो रहे थे, जब इलेक्शन डे पे जब रात को रिजल्ट आते हैं, तो मैं वहाँ गया था। तो मैं उस वक्त AFP के लिए काम कर रहा था, तो मैं वहाँ गया। तो रात को जब इलेक्शन रिजल्ट आना शुरू हुए तो 1-2 रिजल्ट्स आए, उसके बाद रुक के रिजल्ट, ठीक है, और फिर रात को कोई 2-2:30 बजे जाके फिर गिलगित बल्तिस्तान से कहाँ से आया, नहीं उसकी बैकग्राउंड मैं बताता हूँ। एक नार्दर्न एरिया से किसी KP से आया, नहीं उसमें चंद बातें, चित्राल से गालबन। नहीं ठीक है, चित्राल वो RTS जो बैठा था, वो सारी सिचुएशन वो नहीं, वो ये हुआ था कि उसमें वो चित्राल में तो ज़ाहिर है किसी पंजाब गवर्नमेंट का ज़्यादा जो तो उस ज़माने की केयर टेकर गवर्नमेंट जो थी, नजम सेठी साहब थे, सही है, पंजाब के वज़ीर आला, बिल्कुल ठीक है, वो भी बिल्कुल सही तरीके से उन्होंने भी कोई नहीं ऐसे कहानियाँ बनती है वो 35 पंक्चर ये वंचर वो नहीं, उनमें इतना स्टेमिना ही नहीं था, सही है, कि वो इस तरह की कोई गड़बड़ करवा दें। ठीक है। उसमें सबसे बड़ी अहम बात ये हुई कि एक हुआ है गड़बड़ हुई है, उसके अंदर गड़बड़ क्या हुई कि ये बाकायदा UNDP की रिपोर्ट है। UNDP की रिपोर्ट ये है, जो उसका कंट्री डायरेक्टर था वो जाते जाते उसने इंटरव्यू दिया, और वह इंटरव्यू दिया न्यूज़ में, और बाकी अखबारात में वो हो गया सेंसर, वो नहीं आया दिया। ठीक है। उसने ये कहा कि ये पाकिस्तान की बड़ी बदकिस्मती है, सियासतदानों की भी, ब्यूरोक्रेसी के भी, कि यहाँ कोई भी काम सही तरीके से नहीं होता। उन्होंने कहा कि हमने कोई 40 करोड़ रुपया खर्च करके हमने बाकायदा एक टीम तैयार की थी IT की स्पेशलिस्ट, और हर रिटर्निंग ऑफिसर के पास हमने वो बैठा दिए थे ताकि रिज़ल्ट आए तो उनको नोट करते जाएं, और बाकायदा हमने ट्रेनिंग के तहत वो किए। लेकिन आप हैरान होंगे, जब वक्त आया तो जो हमने IT के जो स्पेशलिस्ट जो खर्च करके हमने को ट्रेन करके रिटर्निंग ऑफिसरों को भेजे थे, वो सब के सब चले गए। सही है, ठीक है। और फिर जिस वक्त हमने नई टीम जो थे नेक्स्ट जो थी वो हमने आगे भेजी, तो उन्होंने पूरा सिस्टम बैठा दिया, ठीक है। तो 40 करोड़ रुपया हमारा डूब गया। तो हमने उस वक्त भी जब हम आप एक आज़ादाना तौर पर जब हम बयान जारी कर रहे थे तमाम चैनलों पर,
तो हमने भी ये कहा था ये 40 करोड़ रुपया उनका बैठ गया है तो उस पर इंक्वायरी कराएं, कैसे हो गया, किस तरह हो गया, नंबर 1। ठीक है। नंबर 2, नवाज शरीफ साहब ने एक कंट्रोवर्शियल बयान दे दिया। नवाज शरीफ साहब तो हमेशा जज्बात में आ जाते हैं। 2024 के इलेक्शन में भी इन्होंने एक हरकत की थी। ठीक है। उन्होंने इश्तिहार छाप दिए थे कि वज़ीर आज़म मैं वज़ीर आज़म बन गया। यानी 8 फरवरी को इलेक्शन हो रहे हैं और 6 फरवरी को तमाम अखबारात के फर्स्ट पेज पर फर्स्ट पेज पर जैसे लग रहा था जैसे खबर है या तो इश्तिहार था ऐसा ही। तो वो उन्होंने कहा जी मैं प्राइम मिनिस्टर बन गया। तो मैंने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को, मैं केयर गवर्नमेंट का हिस्सा था, तो मैंने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को मैसेज भेजा कि जनाब आप इनको, तो ये कैसे बन गया, अभी तो 8 फरवरी को इलेक्शन होना है और 6 फरवरी को तमाम अखबारात के इश्तिहार में हो गया कि मैं प्राइम मिनिस्टर बन गया। ये कैसे प्राइम मिनिस्टर बन गए भाई? अगर आपकी जगह पर इंडिया का चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता तो आपने इसको यहीं से डिस्क्वालीफाई कर देना था, परमानेंट था हयात। बिल्कुल, ये मैंने मैसेज दिया। ठीक है। अच्छा, नहीं हमारे इदारे में पता नहीं हिम्मत नहीं पैदा होती, क्यों नहीं करते। अच्छा, वो इसके बाद इसी तरह 2013 के इलेक्शन में इस रात को 11:30 बजे नवाज शरीफ साहब ने खिताब किया। खिताब करना बड़ा शौक है इन्हें, यहाँ तो बड़े अच्छे आदमी हैं, चले करते रहे खिताब। मुझे आप 2/3 की मेजॉरिटी हासिल हो गई है, मुझे 2/3 मेजॉरिटी की हासिल हो गई। उन्होंने कहा था कि अगर आपने मुझे वोट दिए हैं तो मुझे 2/3 अक्सरियत देना, 2/3 मेजॉरिटी देना, ताकि मैं आपके काम आ सकूं। बालकोनी में खड़े होकर अब ये बताएं कि 11:30 बजे जबकि अभी तो रिजल्ट भी नहीं आया। बिल्कुल बिल्कुल। रिजल्ट शुरू हुआ शाम को 6:30 बजे, रिजल्ट नहीं आया और पोलिंग बंद हो चुकी है। हम मुबारकबाद दे दी। अच्छा, अब मैं इसका दिलचस्प बताता हूँ। ये PTI के लोग जो है ना, ये बड़े मैच्योर लोग हैं। मैं इंटरनेट एक था अपना टीवी समा बन गया, समा से पहले वो CBN था, वो CNBC है जी, CNBC। तो मैं उनका मेहमान ख़ुसूसी था। मेरे साथ सारे बैठे हुए थे, मुजाहिद परवेली था, ये सारे आगे पीछे। तो वो जनाब जब ये मैंने तो टीवी में देखा तो मैंने कहा ये कैसे कह दिया अभी इन्होंने। मैंने कहा ये तो बहुत गलत स्टेटमेंट जारी हो गई है। आप यकीन जाने खुशामद में तो हमारी सारी सियासी पार्टियां नंबर लेने के लिए आगे होती है। सबसे पहले बयान आया शेरी मजारी का, मुबारकबाद। मैं कहा शेरी मजारी साहबा तुम मुबारकबाद देने वाली क्या होती हो? अब कल को इमरान खान ने इसके ख़िलाफ़ कोई पटिशन चलाई तो तुम्हारा ये स्टेटमेंट उसके रास्ते में रिकॉर्ड पैदा कर देगा। कहते तो मुबारकबाद दे दी। अभी उसकी मुबारकबादी ख़त्म नहीं हो रही थी ब्रेकिंग न्यूज़ पर तो असद उमर की मुबारकबाद देनी शुरू कर दी। तो मैंने उसको भी डांट डिबट की टीवी चैनल पर कि तुम कैसे बीच में आ गए हो। तो बाद में जब कभी हमारी मुलाकात हुई गैर रस्मी तौर पर इमरान खान से, तो इमरान खान ने कहा जी मैं तो बीमार, मैं तो चोट लग चुकी थी, तो मैं तो बिस्तर पे था, कमर की, मैं सारा हॉस्पिटल में था। तो मैंने आपका इंटरव्यू देखा कि आपने शटअप कॉल दी असद उमर को भी और शेरी मजारी को भी। तो मैं कहा बिल्कुल ठीक दे रहे हैं कि अभी तो हुआ ही कुछ नहीं। तो ये हमारे सियासतदानों की स्टेटमेंटों से बन गया वो कंट्रोवर्शियल 2013 का एक बात। दूसरी बात जो कंट्रोवर्शियल बना वो जस्टिस इफ्तिखार चौधरी साहब की अपनी गैर दानिशमंदाना पॉलिसी। उन्होंने तमाम रिटर्निंग ऑफिसरों को ख़त लिखना शुरू कर दिए। तो हमने उनको बाकायदा चैलेंज किया, जस्टिस इफ्तिखार चौधरी को, एज ए चीफ जस्टिस पाकिस्तान थे वो, कि आप ख़त लिखने वाले कौन होते हैं। अब जब ख़त से उन्होंने सब्र नहीं आया, वो सिल्त के दौरे पे गए और रिटर्निंग ऑफिसरों के दफ्तर जाके बैठ गए। सही है। इससे भी बन गई बात, ये भी जस्टिस इफ्तिखार का बीच में क्या हो रहा है। तो मैंने उससे फ़खरुद्दीन जी इब्राहिम थे चीफ इलेक्शन कमिश्नर, तो मैंने फ़खरुद्दीन इब्राहिम को टेलीफोन किया कि भाई हाँ जनाब हम तो ठीक है इलेक्शन कमीशन से तो हम वैसे हमारा बाहर तजुर्बा है, अंदर तो हम नहीं बैठे, तो ये क्या कर रहे हैं ये, तो आप इनको रोकें। वो बेचारे मासूमाना तौर पर नहीं शाह साहब मैं क्या कर सकता हूँ, मैं मजबूर हूँ। मैं कहा ठीक है। अच्छा, वो ख़त्म बात हो गई। हमने कहा कि आइन के आर्टिकल 219 की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं इफ्तिखार चौधरी साहब, ये ना करें। उसी तरह का मिलता जुलता बयान दे दिया इमरान खान ने। अच्छा, तो इमरान खान को कंटेम्प्ट लगा के तलब कर लिया। सही है। तो पहली मरतबा इमरान खान ने मुझे फ़ोन किया, वो हारून रशीद के नंबर से। अच्छा,
उनका दिलशाद साहब जो बात आपने कही उस पर तो कोई एक्शन नहीं, और वही बात मैंने दोहरा दी तो मैं कंटेम्प्ट लगी मेरे ऊपर। तो मैं कहा स्टाइल ठीक नहीं था ना, स्टाइल तो आपने फास्ट बॉलिंग की है। हाँ, मैंने कहा जी आपने बात की बगैर उसे, हमने आइन के हवाले से बात की। ठीक है। हमने कहा कि सर आप आर्टिकल 219 की खिलाफवर्जी कर रहे हैं, सही है। तो मेरे पर क्या कंटेम्प्ट लगाएगा वो। ठीक है, सही है। तो ये इस तरह से बातें हुई हैं, सारी ठीक। बातें। अच्छा, 2018 में क्या हुआ? 2018 का मसला भी आपको ये समझ में आ रहा था। इसमें सबसे पहली बात ये हुई कि जब उन्होंने RTS बनाया ना, वो बड़ा कंट्रोवर्शियल था। अच्छा। RTS को के बारे में जो महाराना राय थी वो ये थी कि ना बनाएं, ठीक है। ये चल नहीं सकता, ठीक है। RTS चलता। सही है। उसके बारे में जो आप जानते होंगे, बड़ी अहम शख्सियत है, गालिबन नाम उनका उमर सैफ है, जो उनका बहुत बड़ा IT का बिल्कुल उनका इदारा है, एक्सपर्ट है। IT का। तो उन्होंने भी इसकी खिलाफवर्जी, उन्होंने भी इसको राय दी कि ना, उनको बुलाया था सही है। इलेक्शन कमीशन में, ठीक है। तो उन्होंने कहा ना करें। तो वहाँ जब उन्होंने जनरल कमर जावेद बाजवा भी थे वहाँ, और ISI के भी, और इंटरनल DG वगैरह सारे वो मौजूद थे। तब उन्होंने जब ब्रीफिंग दी तो सैफ ने भी खिलाफ बात की, और दीगर कुछ और भी थे उन्होंने भी दिया। तो जनरल कमर जावेद बाजवा ने एक सवाल किया, उन्होंने कहा अगर ये सिस्टम बैठ जाए तो इसका अल्टरनेटिव क्या है। सही है। तो ना जी कोई अल्टरनेटिव नहीं। तो बस ठीक है, थैंक यू, और वो चले गए। ठीक है। इसका मैं बताता हूँ, मुझे नहीं पता था बैकग्राउंड क्या हुई है। हमारा एक इंटरव्यू चल रहा था आपकी तरह, ये ARY का। ठीक है। गालिबन मारियो मेमन थे। सही। तो मैंने ये कहा कि जनाब इसकी सबसे बड़ी अहम जिम्मेदारी जो है RTS की, वो उमर सैफ की है। अच्छा, सही है। कि वो भी बाकायदा इलेक्शन कमीशन में आए थे, ठीक है, ब्रीफिंग देने के लिए। सही है। तो दरमियान में कोई वक्फा हो गया। तो उमर सैफ का जो दोस्त है उनका वह अमार चौधरी, जो बड़े मशहूर जर्नलिस्ट रहे हैं दुनिया TV, दुनिया अखबार के भी, वो उनके साथ काम करते थे। ठीक है। तो अमार चौधरी ने मुझे फ़ोन किया कि सर उमर सैफ ने तो मुखालफत की थी, सही है, आप बात कर रहे उमर सैफ से। ठीक है। तो उन्होंने मेरी बात करवाई उमर सैफ से। उन्होंने कहा कंवर साहब मैंने तो मुखालफत की थी कि ये नहीं सिस्टम चल सकता। सही है। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है, अब ये दोबारा वक्फे पे बात हो गई तो मैं ये बाकायदा कर दूंगा क्लैरिफिकेशन। ठीक है। तो दोबारा जब क्लैरिफिकेशन होनी तो मैंने हमारी वजह से कहा कि मैं इसकी क्लैरिफिकेशन करना चाहता हूँ, मेरी बात उमर सैफ से हो गई है। ठीक है। उन्होंने कहा जी मैंने इसकी मुखालफत की थी। सही है। तो उसे बाकायदा ब्रेकिंग न्यूज़ में दे दी। उसका मुझे शुक्रिया का फ़ोन भी आ गया, थैंक यू कि आपने बिल्कुल सही बात कही है, जो मैंने आपसे कही थी वो आपने कन्वे कर दिया। तो आपके ख्याल में ये जो जिस आपकी बात से लग रहा है, क्या मतलब ये डेलिबरेटली बिठाए गए थे या टेक्निकल ग्लिच था, क्या था ये? हाँ, ये बाकायदा ज़ाहिर है इसका सिस्टम जब बैठा है तो देखो ना, इस सिस्टम बैठ गया। ठीक है। वो ये हुआ कि रात को 11:30 बजे मैं दुनिया TV की तरफ से मेहमान खसूसी था, इस पूरे पाकिस्तान को चल रही थी लाइव प्रोग्राम। तो 11:30 बजे हम वापस अपने होटल में आए तो मुझे एकदम टेलीफोन आया। उन्होंने कहा जी RTS तो बैठ गया, रिजल्ट तो बंद। तो मैंने फौरी तौर पर फ़ोन किया। जस्ट रज़ा साहब बड़े अच्छे आदमी थे, टेलीफोन अटेंड करते थे, बात सुनते थे। तो मैंने को फ़ोन किया क्या बात हो गई। सर मुझे समझ नहीं आ रही क्या हो गई। तो मैं कहा ठीक है, आप उसको यूँ करें कि मैनुअल कर दें। सही है, कोई घबराने वाली बात नहीं है, मैनुअल कर दें। मैनुअल ये होगा कि आप उसको बाकायदा फैक्स मशीन लगी हुई है, कहते हाँ फैक्स है, मैं फैक्स के ज़रिए मैनुअल कर दें। हाँ बिल्कुल। तो उन्होंने कहा मैं हम इस पर काम करते हैं। लेकिन इसमें बहरहाल थोड़ी सी है बात, थोड़ी पुरस्रारियत भी है इसके अंदर। कोई ऐसी बात भी है कि जिस वक्त चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने जब कैबिनेट सेक्रेटरी को ख़त लिखा कि इसकी इंक्वायरी कराई जाए, कैबिनेट सेक्रेटरी को लिखा, सही है, तीसरे दिन, दूसरे तो ठीक है, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। सही है, ठीक है। अच्छा, फास्ट फॉरवर्ड टू 24, इसमें फॉर्म 47 का क्या? एक और बड़ी बात बताएं। 47 तो बाद में आएगा, पहले इसको बात सुने, मैं बताता हूँ। तो अचानक एक मुझे इलेक्शन कमीशन ने बताया कि बहुत बड़ी अचानक एक आवाज़ आई, बंद कर दो। अच्छा, वो बंद हो गया। RTS के बारे में?
RTS। अच्छा चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने डायरेक्टर जनरल FI को खत लिखा, अच्छा जस्टिस रजा ने, हाँ इस आवाज़ की बाकायदा इंक्वायरी करें, आवाज़ किधर से आई है, अच्छा ये कहाँ से आवाज़ आई है। अच्छा बाकायदा इलेक्शन कमीशन के टेलीफोन के ऊपर वो बाकायदा रिकॉर्ड हुई है। अच्छा। तो कोई फोन एक्शन किसको नहीं। आया था वो जिसमें कहा था बंद कर दो? जो हमारा जो इलेक्शन कमीशन का जो सिस्टम था टेलीफोन का, जी तो वहाँ से फ़ोन आया, वहाँ तो तमाम टेलीफोन लगे हुए थे ना हाँ ठीक है। कंट्रोल रूम में। कंट्रोल रूम में किसी ने कॉल की कि बंद कर दो और उसके बाद बंद, उनको आवाज़ आई बंद कर दें सब चीज़, और उसके बाद बंद, बंद हो गया। कंट्रोल रूम से बंद हुआ। वो सब एक सिस्टम बंद हो गया ना। ठीक है सही है। तो उन्होंने जो ख़त लिखा DG FI को, हम्म, तो उसमें भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। सही है। तो क्यों नहीं, ये सारी बातें तो फिर जब बाद में तो जनरल कमर जवाद बाजवा ने भी एतराफ़ किया है कि हाँ जी हमारा थोड़ा सा उसमें हमने गलती की सही है। मुदाखल करके। बहरहाल तो हो गया, सब अच्छे चले, ख़त्म हो गई बात। अच्छा फॉर्म 47 की क्या कहानी है? ये 47 की कहानी दास्तान जो है, हमने बड़ा पूछा है इसके बारे में, कोई सही तरीके से कोई जवाब इसलिए नहीं देते। मैं बताता हूँ, ये जो हमारे रिटर्निंग ऑफिसर थे ना, इसका सबसे बड़ा अहम सवाल ये पैदा होता है कि जब चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने चारों हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस और 5वीं इस्लामाबाद हाई कोर्ट, इनके चीफ जस्टिसों को ख़त लिखा सही है। कि आप रिटर्निंग ऑफिसर जुडिशरी से दे दें, ठीक है। तो उन्होंने ख़त, मुझे चीफ इलेक्शन कमिश्नर बड़े अच्छे मेहरबान हैं हमारे और बड़े कोऑपरेटिव हैं, तो उन्होंने मुझे उस ख़त की कॉपी भेजी। ठीक है सही है। जो ख़त का जवाब दिया चीफ जस्टिसों ने, उन्होंने ये कहा जी हमें बड़ा अफसोस है, हमारा दिल बड़ा रो रहा है, अफसोस भी कर रहे हैं, हम आपकी ये बात नहीं मान सकते। हमारे पास जुडिशरी को देने के लिए ऑफिसर्स नहीं है, मुकदमे चल रहे हैं, वो हमारे अफेक्ट पड़ेंगे, तो हम बड़े बड़े हार्ट के साथ, बड़े अफसोस के साथ हम आपकी तजवीज़ को नहीं मान रहे। सही है। तो पहली बात ये, इलेक्शन कमीशन ने ख़त लिखा उनको कि ये तो 1 महीने की बात है, अपनी अदालती कार्रवाई करते रहें और ये आके अपना काम कर लें। तो बहरहाल उन्होंने उस ख़त का जवाब तो नहीं दिया। एक बात, PTI के एक वकील थे, कोई बड़े एक्टिव किस्म के आदमी, हाँ PTI के, उन्होंने लाहौर हाई कोर्ट में रिट कर दी। अच्छा इलेक्शन कमीशन ने सारे रिटर्निंग ऑफिसर थे ले लिए एडमिनिस्ट्रेशन से और उनको सब का मटेरियल इलेक्शन को दे दिया, अपना काम करें। तो 2-3 दिन के बाद एक रिट चली गई इस्लामाबाद हाई कोर्ट से लाहौर हाई कोर्ट में। तो लाहौर हाई कोर्ट के जज थे गालबन जस्टिस शायद थे, कौन थे, तो उन्होंने इलेक्शन कमीशन को उसकी जो थी रिट पटिशन को कबूल किया और हुक्म जारी किया कि तमाम रिटर्निंग ऑफिसर जो है वो अदली से जाएंगे। अच्छा। उन्होंने इलेक्शन कमीशन ने तो अपनी नेक नीति के साथ उन्होंने देर नहीं लगाई, जो ही ऑर्डर आया उन्होंने इमीडिएटली रातों रात ही वो तमाम उनके लिस्टें मौजूद थी, उन्होंने सब की सब जो थी वो अपने इलेक्शन कमीशन ने उनकी अपॉइंटमेंट कर दी। अच्छा। अब आप ये बताएं, हमारे पता नहीं मीडिया में बातें तो बड़ी बनती है, सही हक़ाइक़ पे नहीं जाते। तो जस्टिस काजी फायजी साहब ने आज खुद नोटिस ले लिया, सही है, आर्टिकल 184(3) के तहत। उन्होंने कहा कि ये हाई कोर्ट के जज ने कैसे ऑर्डर जारी कर दिया कि एडमिनिस्ट्रेशन के जो है अपने जुडिशरी जाएंगे। उन्होंने उस फैसले को मुस्तरद करके और उस वकील ने जिसने दरख्वास्त जमा कराई थी उसको कंटेम्प्ट ऑफ नोटिस जारी कर दिया। अच्छा। अब ये बताएं काजी फाजी साहब आपको क्या मामला पेश आया था? आप अब जाके अपनी जुडिशरी चलाएं, चीफ जस्टिस चलाएं, आपको इलेक्शन के मामला में मुदाखल करने की कौन से आइन की आर्टिकल इजाज़त दी थी? सही है। इलेक्शन कमीशन बड़ा हैरान हो गया। इलेक्शन कमीशन ने वो अपना फैसला वापस लिया और वो सारे एडमिनिस्ट्रेशन से जो थे वो दोबारा अपॉइंट करना पड़ा। सही है। फिर अब इनको टाइम नहीं मिला उनको ट्रेनिंग देने का। ठीक है। ये जो फार्म 47 वाले का चक्कर चला ना, ये तो पहली बात ये हो कि लैक ऑफ इंटरेस्ट नहीं कह सकते, लैक ऑफ ट्रेनिंग। ठीक है। ट्रेनिंग नहीं थी। लेकिन ये धांधली नहीं है क्या? नहीं, तुमने धांधली का लफ्ज़ तो हमारा एक बन गया ना, कहावतन मुहावरतन बन गया ना, उसमें बेकायदगी बेज़ाब्तगी हो गई। ठीक है। ये फार्म 47 बड़ा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, ये एक सेल्फ कंटेंट डॉक्यूमेंट। ठीक है। उसमें होता है कि फार्म 16 आता है, पर हमारे ज़माने में तो 15-16 होता था।
अब उन्होंने 45-47 कर दिया। ठीक। 45 जो होता है वो प्रेजाइडिंग ऑफिसर बनाते हैं हर अपने बिल्कुल। पोलिंग स्टेशन सही है। एक, ठीक है और 47 बनता है कि उस कॉन्स्टिट्यूंसी में अगर 272 पोलिंग स्टेशन है जी। तो 272 का जो होगा तो वो बनता है फॉर्म 47। सही है। वो सारा इकट्ठा करता है। ठीक है उसमें गड़बड़ हो गई, कैसे हो गया, सारा मामला हो गया। लेकिन हमारा सवाल ये है कि जी इलेक्शन कमीशन का तो इस मामले में तो उनका तो गुड फेथ था, उन्होंने उसी टाइम उनकी ख्वाहिश ये थी कि एडमिनिस्ट्रेशन से ना हो, सही है। जुडिशरी से हो, तो वो ठीक। चलने नहीं दिया। सही है। ठीक फिर है। चीफ जस्टिस ने क्या मामला था कि जब फैसला हाई कोर्ट का आ गया था तो उसमें मुदाखलत क्यों की। तो अब तो अगर सही मायनों में अगर कोई सियासी जमात कोई इंक्वायरी कराएं, अब तो वक्त गुजर गया, अब तो इंक्वायरी नहीं हो सकती। सही है। तो लेकिन बहरहाल अगर कोई इस वक्त की बदलते देर नहीं लगती, जैसे जनरल ज़िया उल हक साहब के ज़माने में भी जब बाकायदा जब ये इलेक्शन थे 77 के, उसके ऊपर एक बहुत बड़ा हाई पावर्ड कमीशन बन गया था। ठीक है। तो आपके ख्याल में ये जो फॉर्म 47 की बेकायदगियाँ हुई हैं, ये इनके ज़िम्मेदार जस्टिस काजी फाइज ईसा हैं? इन्होंने उन्हीं उनको उनका मैं तो देखो जी, हम तो ब्यूरोक्रेसी को बहुत करीब जानते हैं, उनको तो बेचारों को पता ही नहीं होता ये किस तरह होता है, कैसे हो। जैसे नीचे बैठ के क्लर्कों ने बना दिया। उस सही। एक और बड़ी बात है, जैसे ठीक है उनको गलतियाँ भी हुई होंगी, कोई बाकायदा कोई पॉलिसी भी बनी होगी। उसमें एक सबसे बड़ी अहम बात ये होती है कि जब ये फार्म 45-47 की बात है तो हमारे जो कैंडिडेट होते हैं ना, बड़े चलाक किस्म के, बड़े बड़े जागीरदार, सरमायादार तो बेचारे इलेक्शन नहीं लड़ते, उनको आगे एजेंट इलेक्शन लड़ते हैं। जो जागीरदार जो हैं बड़े बड़े, उनको बड़ी टेक्नोलॉजी आती है, उसके आगे इलेक्शन की कोई हैसियत नहीं, उनकी टेक्नोलॉजी के आगे। ठीक है। जैसे शेख रशीद जो है ना, बिल्कुल। ये इलेक्शन टेक्नोलॉजी के एक्सपर्ट हैं। ओके। जो वर्कर है ना, नीचे से ऊपर गया है। आजकल क्या कर रहे हैं? अभी कोई मुलाकात वगैरह हुई है? कौन? शेख रशीद। बस आलू बस टीवी में देखते हैं, आलू छोले खाता पीता रहा तेरा। अब है अवामी आदमी है वो, बड़ा अवामी है। मैं तो उसको जानता हूँ, जब स्टूडेंट थे वो। ठीक है। अच्छा सर, आपने पिछले दिनों एक बयान दिया कि जो आर्मी चीफ हैं वो सदर पाकिस्तान बन जाएंगे या बन जाना चाहिए। आप इस थ्योरी के पीछे आपके क्या ख्यालात हैं? नहीं, ये एक सवाल किसी ने, एक चैनल पे सवाल किसी ने मुझे किया था, तो उन्होंने अचानक ही सवाल कर दिया, हमने जवाब ही दे दिया। हम बातें आम जैसे आप बातें कर रहे हैं तो इसी तरह बातें हो, तो अचानक सवाल ये किया कि जी 28वीं अमेंडमेंट आ रही है। ठीक है। तो 28वीं अमेंडमेंट जो है, मैंने कहा जी 28वीं अमेंडमेंट, उसने कहा जी 28वीं अमेंडमेंट में हमें सुनने में ये आ रहा है, उस सवाल करने वाले का, कि प्रेसिडेंट जरदारी साहब जो हैं वो इसकी मुखालफत करेंगे और 28वीं अमेंडमेंट पर एग्री नहीं करेंगे। ठीक है। तो वो मैं कहा अगर वो नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? कहते जब उन पर दबाव पड़ेगा तो मुमकिन है कि वो अपनी सदारत से इस्तीफा दे दें, क्योंकि उन्होंने अपनी पार्टी के मफाद को बचाना होता है। सही है। वो सियासी आदमी है वो, उनको सदारत की कोई परवाह नहीं होती, बनते रहते हैं। उसमें ये होता है कि वो अगर इस तरह से वो इस्तीफा दे दें तो फिर प्रेसिडेंट कौन होगा, ये सवाल था उनका। सही है। मैं कहा ये हालात बहुत ख़राब हैं, ईरान में जंग छिड़ रही है, उसमें बड़ी शदीद जंग थी ईरान की, अमेरिका की, सारा मिडिल ईस्ट में, तो पूरा पाकिस्तान में मैंने कहा वो बाकायदा जंग के शोले भड़क रहे हैं, और कोई पता नहीं कि आइंदा क्या मामला हो जाए, कोई एटमी ताकत इस्तेमाल हो जाए, क्या हो जाए। तो इन हालात में अगर सदर साहब की सीट खाली होती है तो फिर इलेक्शन आर्टिकल 41 के तहत होना नामुमकिन है कि चारों सूबाई असम्बली, पार्लियामेंट, सेनेट, तो ये मुश्किल हो जाएगा। उसका बड़ा आसान तरीका है कि आइन के आर्टिकल 243 में तरमीम कर लें कि फील्ड मार्शल साहब जो हैं वो उनको एलिवेट कर दें, सही है, कि वो प्रेसिडेंट पाकिस्तान बन जाए, और उसके लिए बाकायदा एक कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट में केस चला जाए कि ये हालात पैदा हो गए, आप हमें इजाज़त दे दें। सही है। तो वो कहेंगे ठीक है जी, फाजी टाइम भी लिख दें कि 2 साल के लिए, जब तक हालात नॉर्मल नहीं होते उस वक्त तक ये पाकिस्तान के सदर बन जाएं। सही है। और जब हालात ठीक हो जाएं तो आप इलेक्शन करवा लें आर्टिकल 41 के तहत। ठीक है। तो ये इस तरह से तरीका हो सकता है। सही है। तो ये हमने एक वैसे ही एक आम फेम में बात कर दी थी। ठीक है, तो एक आइडिया था। तो वैसे आपके ख्याल में जैसे हालात हैं पाकिस्तान के, क्या फील्ड मार्शल को संभाल लेना चाहिए, इक़्तिदार आ जाना चाहिए, प्रेसिडेंट बन जाना चाहिए? हालात इस तरह से जा रहे हैं कि पाकिस्तान के तमाम इदारों को जो बैड मैनेजमेंट, बैड गवर्नेंस इस तरह से हो रहा है कि हर इदारे में करप्शन की जो है वो पूरी आलूदगी, हर इदारे में करप्शन है। हर कोई इदारा नहीं बचा। आप देखिए नीलम जलन प्रोजेक्ट आया, उसमें 1.5 अरब का जो है वो भी गड़बड़ा गई। कोई इदारा देख ले आप। इसी तरह आप ये देखें, आज ही खबर आई हुई है तमाम अखबारात के अंदर कि ये फेस्को ने
उसके ऊपर भी अरबों रुपए की करप्शन हुई है, जो उनके कुछ लोग इंटरेस्टेड लोग भाग रहे थे, नहीं जाने दिया, रोक लिया उनको। तो हर इदारे में जो है रिश्वत करप्शन चल रही है, तो उन्हें ज़रूरी है कि ऐसी शख्सियात आके मुल्क को इंतज़ाम संभालें, ताकि ब्यूरोक्रेसी भी जो है वो भी कंट्रोल में आ जाए। अब बेशक ब्यूरोक्रेसी मौजूदा हुकूमत के कंट्रोल में नहीं है, सही है। वो सारी समरियाँ बनाने। आप देखें पंजाब में कौन चला रहा है? पंजाब में एक बहुत अच्छे काबिल आदमी मेरे दोस्त हैं ज़ाहिद जमा अख्तर, जो हैं चीफ एग्जीक्यूटिव बलोचिस्तान, जो चीफ एग्जीक्यूटिव पंजाब, बहुत काबिल आदमी है। ठीक है। हमारे लॉ में जब मैं गवर्नमेंट में था तो हमारे साथ थे वो, तो वो चला रहे हैं पूरा गवर्नमेंट, सही है। पूरी अपने तरीके के मुताबिक। तो अब वो आकर बैठ जाएं, सदर बन जाएं, सारा मामला हो जाए। अपनी एक बेहतरीन टीम, पाकिस्तान की अयूब खान की कामयाबी की अलामत ये थी कि वो उनके ज़माने में 9 मिनिस्टर थे, ठीक है। ईस्ट एंड वेस्ट पाकिस्तान, सही 9 है। 10 8 9 10। ठीक है। वो बेहतरीन मिनिस्टर थे, शुएब जैसे आदमी, वजीर ख़ज़ाना जैसे आदमी, वो पूरा मुल्क की माशी हालात को ठीक कर दिया। सही है। अब जैसे कि आपका ये देखें कि मंगला डैम बना था उस ज़माने में 40 करोड़ डॉलर का, सही। तो 40 उस ज़माने में डॉलर ₹4.25 का था, तो वो बनता है 4 करोड़। ठीक। तो 4 करोड़ में आपका मंगला डैम बन गया। सही है। और अब वो डैम 4 करोड़ में यहाँ घर नहीं बन सकता DHA में। तो आपके ख्याल में अब भी ऐसा सेटअप आ सकता है जिसमें हाँ। फील्ड मार्शल आए, खुद आए, अपनी टीम लेके आए, और अपनी टीम लेके और जो मौजूदा टीम, जो मिनिस्टर बैठे हुए हैं, उनको बिल्कुल फारग करें। ओके। अगर उनमें से किसी को अपने लाडले को ले आए, बकौल सुहेल वड़ाइज को वंडरफुल बॉय आ गया, तो फिर सिस्टम नहीं चलेगा, सही है। ठीक है। नहीं चलेगा। और इसके लिए कानून में तरमीम करें, चाहे वो 28वीं तरमीम ले आएँ, चाहे कुछ भी ले आएँ, हाँ। और कुछ सेटअप ऐसा बनाएं कि खुद आगे क़यादत करें और अपनी टीम लेके अब 2-3 साल के लिए करके हालात ठीक कर लें। बेहतरीन टीम में कोई कसर नहीं, हमारे बहुत अच्छे काबिल लोग बैठे हैं, और वो चंद महीनों में ही पूरा सिस्टम को ठीक कर देंगे। सही है। अब इसका सबसे बड़ी अहम बात ये होगी, फिर आपने सख्त किस्म का एहतसाब भी करना पड़ेगा। ठीक है। और ये खुशकिस्मती ये है जनरल फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब की कि जनरल नज़ीर भट्ट जैसा आदमी चेयरमैन नैब है, वो बड़े अपराइट किस्म के आदमी। सही है। ठीक मैं उस वक्त से जानता हूँ जब वो ADC थे परवेज़ मुशर्रफ के, ठीक है। और बाद में वो शौकत अजीज़ के भी रहे, डिप्टी सही है। मिलिट्री सेक्रेटरी बन ठीक गए। है। तो बहुत काबिल आदमी है, एक कोर कमांडर बने पेशावर सही के। है। तो वो आदमी बहुत अपराइट किस्म का चेयरमैन नैब है, उसको कह दें ठीक कि है। जब आप किसी को बाहर ना जाने दें, ठीक है। सही है। तो बस ऐसा सिस्टम कर देंगे, लोगों की सारी हमदर्दियाँ अचानक जो है, ये सारी फजल रहमान की सारी फिलासफी नाकाम हो जाएगी कि अगर वो इसको सही मायने में एहतसाब कर दें तो ख़त्म, सारी पाकिस्तानी अवाम उनके साथ खड़ी हो जाएगी। ज़बरदस्त। अच्छा, आखिरी सवाल है मेरा कि फजलुर रहमान साहब का आपने नाम लिया, तो ये क्यों आजकल फजलुर रहमान साहब इतना बोल रहे हैं शोधा के खिलाफ, और क्या इसका क्या बैकग्राउंड है, इसके पीछे आपकी दानिश में क्या है? क्या देखो जी, फजलुर रहमान साहब पाकिस्तान के बड़े मंतकी सियासतदान हैं, बहुत काबिल आदमी हैं। इनके वालिद साहब मेरे जानने वाले थे, हम स्टूडेंट्स थे, मुफ्ती महमूद। और जब मैं जब गवर्नमेंट में था, तो मैं मिनिस्ट्री इंफॉर्मेशन में था, तो मेरी पोस्टिंग हो गई पेशावर में। तो ये जनाब वहाँ थे वज़ीर आला पेशावर के, बेहतरीन गवर्नमेंट चल रही थी, वली खान के बैग खड़े थे। सही है। तो ये बड़े समझदार आदमी है, फजल रहमान भी बड़े समझदार हैं। तो उन्होंने जो बात कही है, मुमकिन है इनको कोई ऐसी तहफ़्फ़ुज़ात पेश आ गए हैं, ख़तरात पेश आ गए हैं। तालिबान का ख़तरा भी है, दहशतगर्दों का ख़तरा भी है, फितना ख़वारिज भी चल रहा है। सही है। तो उस पर ये महसूस किया कि चलो थोड़ा सा मैं आर्मी के बारे में अपनी राय चेंज कर लूँ, तो मुमकिन है कि मेरे साथ ख़तरात कम हो जाएँ। ये तो हमारी अपनी थ्योरी है, आपके पास थ्योरी से ज़्यादा मुमकिन है बेहतर हो, मुझसे ज़्यादा बेहतर हो, लेकिन हम ये महसूस कर रहे हैं। मैं कुछ नाराज़ भी तो है ना एस्टैब्लिशमेंट से, कुछ नाराज़ भी तो है ना एस्टैब्लिशमेंट से। वो कहते हैं जी कि 2024 के इलेक्शन में एस्टैब्लिशमेंट माइंड नहीं किया। अच्छा, आप देखो ना, एस्टैब्लिशमेंट माइंड करती तो उनको नोटिस जारी करती। नहीं, लेकिन ये नाराज़ है ना, मौलाना नाराज़ है उनसे। हाँ जी, मौलाना नाराज़ है ना एस्टैब्लिशमेंट से कि सियासत में उनका जो ड्यू शेयर है उनको नहीं मिल रहा। मौलाना ड्यू शेयर तो पूरा मिल रहा है, 5 सीटें उनके पास हैं। और लेकिन वो कहते हैं मेरा ज़्यादा है, मेरा तो नहीं 5 सीटें हैं ना कौमी असम्बली में। सही है। तो खुद ही कहते हैं, परसों मैंने सुना था कि मेरी 5 सीटें हैं, सही है, वो वापस ले लो। ठीक है। तो बात यह है कि वो बात नहीं है, शेयर तो पूरी तरह मिला हुआ है, बाकायदा इनकी इज्जत है, रिस्पेक्ट है। सदारती इलेक्शन भी खड़े हुए थे, सारा कुछ हुआ 2013 के इलेक्शन के बाद, सारा कुछ 2018 के इलेक्शन के बाद बाकायदा सदर का इलेक्शन भी लड़ा था इन्होंने। तो ये सारे मामलात को देखते हुए इसके बाद 26वीं अमेंडमेंट में
हमारे तमाम सियासतदान जरदारी से लेकर नवाज शरीफ शहबाज शरीफ तक वो इनके घर चक्कर लगा रहे थे जी और बिलावल जरदारी तो 100 चक्कर लगाए थे। जी तो ये सारा इनकी इज़्ज़त और एहतराम था। मुमकिन है ये महसूस कर रहे हों कि अभी 28वीं अमेंडमेंट भी आ रही है, तो 27वीं अमेंडमेंट तो आगे गुजर गई, तो इनकी ज़्यादा अहमियत नहीं मिली 28वीं अमेंडमेंट आने पर, आने के जो ख्यालात आ रहे थे, तो अपनी अहमियत के बारे में इनको गिले शिकवे हों। लेकिन बहरहाल इस्टेब्लिशमेंट ने इनकी बातों को माइंड नहीं किया, वो सुन रहे हैं, देख रहे हैं। तो एक इस लिहाज से हमें नज़र ये आ रहा है कि मुमकिन है कि ये फ़िलहाल मामला आहिस्ता आहिस्ता करके ख़ुद ये कह देगा जी मेरा मतलब ये नहीं था, और मेरा मतलब ये था कि जी आप सही मायनों में मुल्क के अंदर दहशतगर्दों को ख़त्म करें, तालिबान को ख़त्म करें। तो ये सारा इस मामले, इन्होंने अफ़गानिस्तान में पाकिस्तान अटैक किया और वहाँ से बाकायदा उन्होंने कोई माइंड नहीं किया। सही। तो ये इस लिहाज से ये बड़े पेट्रोटिक है फजल रहमान साहब, बहुत मनतकी भी है, पेट्रोटिक भी हैं। ये कोई ऐसा काम नहीं करेंगे जिससे स्टेट को नुकसान पहुँचे या आर्मी को नुकसान पहुँचे। बहुत शुक्रिया कंवर दिलशाद साहब, बड़ा मज़ा आया आपसे गुफ्तगू करके और टाइम बहुत कम है, दिल कर रहा है कि बस बैठे रहें और बातें करते रहें। आप माशाल्लाह बहुत हक़ाइक़ हैं आपके पास, बहुत दिलचस्प तफ़सीलात आपने बताई। हम फिर करेंगे इंशाल्लाह, बहुत जल्द आपके साथ बैठेंगे और तफ़सीली इंटरव्यू करेंगे। आज के लिए इतना ही, क्योंकि वो टाइम बहुत कम है, इजाज़त चाहते हैं। नाज़रीन, वाकई इस इंटरव्यू को लंबा होना चाहिए लेकिन हमारे पास वक्त की कमी है, तो लेकिन ये कि मुस्तक़बिल में फिर कोशिश करेंगे किसी वक्त कर्नल कंवर साहब के साथ बैठें और इस तरह की मज़ीद दिलचस्प गुफ्तगू करें। आप इस तरह के शोज़, इंटरव्यूज़, तबसरे, तरजीह और ख़बरें देखने के लिए देखते रहें VNews.pk। बहुत शुक्रिया।